तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों अर्धचालक तथा संधि डायोड वाले चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे दोस्तों। बिना रटाए हर एक टॉपिक को समझाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट में गाली देके चले जाना, ये मैं आपसे चैलेंज करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से फील करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा ऊर्जा बैंड होगा। फिर उसके बाद ऊर्जा बैंड के आधार पर कुचालक, अर्धचालक और चालक के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर है, पूछा भी जाता है। उसके बाद हम लोग अर्धचालक के प्रकार, जैसे निज अर्धचालक क्या होता है, बाय अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों पी एन संधि डायोड को एकदम अच्छे से फील करते हुए समझाऊंगा आपको दोस्तों, कहीं रटाऊंगा नहीं, ठीक है। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लोग ऊर्जा बैंड को समझ लेते हैं कि ऊर्जा बैंड होता क्या है। तो यहाँ पे जो परिभाषा दिया है उसे हम लोग पहले रटेंगे नहीं, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ऑटोमेटिक परिभाषा आपके मुट्ठी में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप परमाणु के बारे में आप जानते होंगे कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। ये बात आपको पता होगा कि परमाणु के बीच में क्या होता है दोस्तों, नाभिक होता है। और नाभिक के अगल बगल जितने भी क्या हो, कक्ष, नाभिक के बगल में क्या होता है, खूब सारे कक्षक होते हैं। जैसे ये कक्षक 1 हो गया, कक्षक 2 हो गया, कक्षक 3 हो गया, ठीक है। और सभी कक्षक की क्या होती है, अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर पहले कक्षक की बात करूं तो इसकी जो भी ऊर्जा होगी, अगर आगे वाले कक्षक में आओगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, और आगे में जाओगे तो ऊर्जा और बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे वैसे कक्षक की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अब मान लीजिए ये बाहर वाला जो कक्षक है, जिसे बाह्य कक्षक कह रहे हैं हम लोग, सबसे आउटर वाला, उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहर वाले कक्षक को आप क्या होगे, बाहर वाले कक्षक को आप क्या बोलोगे, तीसरा कक्षक बोलोगे। मान लो ये वाला क्या हो गया, पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा कक्षक हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा कक्षक। मान लेते हैं तीसरे कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले कक्षक में घूम रहा है और ए वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है तीसरे वाले की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। क्यों, तभी नहीं तीसरे वाले में घूम रहा है। तो आप अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हम तीसरे वाले कक्षक की बात करते हैं, तो तीसरे वाले कक्षक में क्या है, मान लीजिए जो लाइन खींचा है मैंने, ऊर्जा स्तर है, क्या है, ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा जो है पहले वाले कक्षक की है, ये ऊर्जा स्तर थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा हो जाएगा, इसलिए दूसरे वाले की और ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी, किसकी, तीसरे वाले की। इस तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए परमाणु अकेला है। जब परमाणु अकेला है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पे, यानी तीसरे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ऊर्जा में कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि अकेला है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि जैसे यहाँ जो परमाणु दिख रहा है, मान लीजिए अकेला नहीं बल्कि काफी सारे परमाणु आ जाए, अगल बगल में खूब सारे इस तरह से परमाणु आ जाए, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसपे पहले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब होगा क्या कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये माइनस में है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेगा, ठीक है। तो काफी सारे जब परमाणु इकट्ठा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है, उसकी ऊर्जा पे प्रभाव पड़ने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे। अब जैसे ये वाला जो परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक क्या है, पॉजिटिव है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या है, निगेटिव। तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, यानी ये वाला जो पॉजिटिव होगा माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। उसी तरह इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला प्लस अपनी तरफ खींचेगा। समझ आई मेरी बातें? यानी कुल मिला के कह सकते हो कि जो पहले अकेला था तो कोई इसकी ऊर्जा पे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब एक कई परमाणु आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद कोई क्रिस्टल जब बना लेते हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों पर फर्क पड़ने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पे फर्क पड़ने लगता है, क्योंकि खींचातानी की वजह से ऊर्जा या तो बढ़ने लगती है या तो घटने लगती है। यानी कहने का मतलब, ये जो ऊर्जा पहले यहाँ पे ऐसा था, ठीक है, तो जब काफी सारे परमाणु आ जाएंगे तो क्या होगा, या तो ऊर्जा धीरे धीरे कुछ बढ़ जाएगी या तो ऊर्जा घट जाएगी। समझ आ रही मेरी बातें? खींचातानी की वजह से या तो ऊर्जा बढ़ने लगेगी या तो ऊर्जा घटने लगेगी। तो ऊर्जा बढ़ने या घटने की वजह से यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो ऊर्जा का एक पैकेट बन गया, ऊर्जा का एक बंडल बन गया, ठीक है। और इसी ऊर्जा के बंडल को, इसी ऊर्जा के पैकेट को ही बोला जाता है बैंड। क्या बोला जाता है, बैंड बोला जाता है। ऊर्जा का ये बैंड है, ऊर्जा का एक बैंड है, इसे ही ऊर्जा बैंड कहा जाता है। ध्यान से समझिए क्या लिखा है, जब परमाणु का एक बड़ा समूह, जब परमाणु काफी सारे हो जाए, काफी सारे परमाणु आपस में बहुत ज्यादा, काफी सारे परमाणु आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, उनकी ऊर्जा या तो बढ़ने लगती है या तो घटने लगती है। यही चीज यहाँ लिखा है कि जब परमाणु का एक बड़ा समूह एक साथ हो जाता है तो उनके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है, बाहर अंदर वाला नहीं, बाहर वाले पे फोकस करना, ठीक है, अंदर वाले प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर वाले पे, ठीक है। तो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर कई भागों में विभाजित हो जाती है। दिख रहा है, ऊर्जा स्तर क्या होती है, कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ऊर्जा का एक बैंड कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा का एक बैंड कहते हैं। इतनी बात समझ आई? इसे और अच्छे से
यहां तक आपको समझ आई? अब आगे देखिए, एक बात बताता हूं और क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, ये बात तो आपको समझ आएगा कि ये बात तो आपको समझ आ गया कि ऊर्जा का एक क्या हो जाता है, बैंड बन जाता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या बन जाता है, एक बैंड बन जाता है। लेकिन ये ऊर्जा का जो बैंड होता है, ये भी दो हिस्से में बढ़ जाता है। ये भी दो हिस्से में बढ़ जाता है। कितने हिस्से में बढ़ जाता है? दो हिस्से में बढ़ जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये दो हिस्से में बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने सिलिकॉन लिया है। सिलिकॉन क्या है, 14वें नंबर पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कौन है, यही वाले है ना, 3s और 3p वाले क्या है, बाह्य कक्षक है। बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल कितने हैं, 2 है। पी में कितने हैं, 2 है। यानी 2 और 2 मिला के कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है और अभी 4 और भर सकते हो। क्यों? क्योंकि पी में 2 है, पी में 4 और भरा जा सकता है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास है और 4 और भर सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो थोड़ी सी कम वाले ऊर्जा में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कम वाले ऊर्जा में। जैसे यहाँ पे कई सारे ऊर्जा का पैकेट बन गया, तो इसमें से जो कम वाला ऊर्जा होगा, कम वाला ऊर्जा, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। उसमें कौन भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। और जो चार बाकी बच गया, जो आपको 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, जो खाली बच गया, वहां पे ऊर्जा तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी ऊर्जा तो है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल हमारे पास है, वो कम वाले ऊर्जा में भरे जाते हैं। उन्हें बोला जाता है संयोजी बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजी बैंड। और जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह है। कितना इलेक्ट्रॉन खाली जगह है, 4 इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर में आके भर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएंगे। जो 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएंगे। तो इस ऊपर वाले को बोला जाता है चालन बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चालन बैंड बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा, संयोजी बैंड को अंग्रेजी में बैलेंस बैंड कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। और चालन बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसे सी भी लिख सकते हो, कंडक्शन बैंड। अब एक चीज नोटिस करो, ये कम ऊर्जा स्तर वाले में जिसमें इलेक्ट्रॉन है और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बीच में कुछ गैपिंग दिख रहा है एनर्जी का। ये जो गैप दिख रहा है इसे बोला जाता है एनर्जी गैप बोला जाता है, ई जिसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो बड़ी ही आसानी से आप कुचालक, अर्धचालक और चालक को आसानी से समझ सकते हो ऊर्जा बैंड के आधार पर। जैसे कि मैंने बताया कि जो नीचे वाला होता है, जिसकी कम एनर्जी लेवल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया था मैंने। और ऊपर वाला जो खाली होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी भरे जा सकते हैं। तो जो खाली जगह होता है ऊपर वाला, अधिक एनर्जी वाली चीजें, उसको चालन बैंड कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं। ठीक है, अब आती है बारी कुचालक क्या होता है। तो कुचालक में किस तरह से काम करता है बैंड, ध्यान से समझिएगा। समझिए, कुचालक में होता क्या है कि यहाँ पे जो चालन बैंड वाली ये लाइन है और ये जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग संयोजी बैंड कहते हैं, इन दोनों के बीच की जो गैप है ना, वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी गैप, जिसे ऊर्जा अंतराल कहोगे, वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका ऊर्जा गैप बहुत ज्यादा बड़ा होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। लगभग कह सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी अधिक का होता है। समझ आई मेरी बातें? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर उससे भी अधिक का होता है। इतनी बात आपको समझ आ रही है? नहीं, इतनी बात आपको समझ आ रही है? इसलिए चालन बैंड, इसलिए दोस्तों इसकी गैप इतनी ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों ये जो संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाते हैं, इसमें आसानी से नहीं जा पाते हैं, या फिर कह लीजिए जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इसलिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कांच हो गया, लकड़ी हो गया। कभी नोटिस करना, कांच में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लकड़ी में कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? सूखी लकड़ी। ठीक है, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब चीज। क्यों? क्योंकि उसमें का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन को जिस जगह पे जाना होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके ऊपर जाएगा, तब जाके उसमें धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तब धारा उल्टी दिशा में बहती है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब तक चालन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा तब तक धारा नहीं बहेगी। जब धारा ही नहीं बहेगी तो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक। उसी तरह जब अर्धचालक की तरफ हम चलते हैं तो अर्धचालक में जो एक गैप होता है, एनर्जी गैप, वो उतना ज्यादा नहीं होता है। वो लगभग कितना होता है, एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। कितना होता है दोस्तों? इसका ऊर्जा गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों कि अगर इसको हल्का सा बाहर से कोई एनर्जी दे दी जाए, यानी ये जो बैलेंस बैंड है, जिसे हम लोग संयोजी बैंड कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को अगर कहीं से थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाता है तो तुरंत फुदक जाते हैं। इनको, इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा कैसे, बाहर से ऊर्जा मिलेगा कैसे? या तो इसको हीट कर दो, गर्म कर दो,
गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, या तो प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से इसमें जा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से इसमें चला जाएगा तो ये कह सकते हो कि अब इसमें धारा प्रवाहित हो पाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से प्रवाहित हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकता है, जिसकी वजह से धारा बहेगी। समझ आई मेरी बात है? वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इनका ऊर्जा गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसमें क्या होता है, संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से अगर उष्मा दे दिया जाए या तो प्रकाश की ऊर्जा पा करके ये लोग क्या करते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे बहुत ही अच्छे खासे अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से कुचालक भी ना हो और जो पूरी तरह से चालक भी ना हो, यानी उसके बीच वाला। कुचालक का मतलब तो ये हो गया सीधे सीधे कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, और चालक का मतलब होता है तो और एकदम मस्त होता है, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रॉन तो जानते करते हो आसानी से जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें धारा इसमें मस्त बहता है, ठीक है। तो ये अर्धचालक इन दोनों के बीच वाला है। समझ आई मेरी बातें? इसमें धारा, इसमें करंट बह भी सकता है, नहीं भी बह सकता है। अगर इसे ऊर्जा नहीं दोगे, बाहर से उष्मा नहीं दोगे, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, करंट नहीं बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा ऊपर। और अगर इसको बाहर से कोई उष्मा या ऊर्जा दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसमें से फुदुक करके चला जाएगा, फुदुक करके ऊपर चला जाएगा। समझ आई मेरी बात? यहां तक क्लियर हुआ? उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया, ठीक है, यहां तक याद रखना। अब आती है बारी चालक। चालक के अगर ध्यान से इसको देखो, अगर तो चालक का जो यहाँ पे बना हुआ, अगर चालक के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये वाला जो आपका डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा पूरा यहां से यहां तक, ये डब्बा ऐसा नहीं लग रहा है कि पीले वाले के ऊपर हो गया। यानी इन दोनों का अगर ध्यान से देखा जाए, जो संयोजी बैंड और क्या कहते हैं जो चालन बैंड होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं। यानी ये मान लो चालन बैंड है और ये मान लो संयोजी बैंड है, दोनों एक दूसरे पर ऐसे लधक जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मतलब इसमें का इलेक्ट्रॉन एकदम आसानी से स्वतंत्र रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, बिना कुछ बाहर से तामझाम किए। समझ आई मेरी बातें? क्यों? क्योंकि इसके बीच की एनर्जी गैप ही नहीं है। जब एनर्जी गैप ही नहीं है तो हमें इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए ऊर्जा बाहर से देनी ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि इनका ऊर्जा गैप शून्य होता है। इनका ऊर्जा गैप क्या होता है? शून्य होता है, जिसकी वजह से ये संयोजी बैंड में से चालन बैंड में स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे अच्छी खासी धारा प्रवाहित हो जाती है। यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। समझ आई मेरी बात? ये सारी चीजें अच्छा खासा चालक माना जाता है। घर में देख भी सकते हो कि घर में क्या होता है, तांबे का तार देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम का तार देखने को मिलता है। समझ आई मेरी बातें? अब ईमानदारी से बता दो, क्या ये चीजें क्लियर हुआ या नहीं? दोस्तों, जब यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको पता ही हमें पढ़ना क्या, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, अर्धचालक है। यानी बात हमें अर्धचालक की करनी है। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया कि अर्धचालक क्या होता है, चालक और कुचालक के बीच वाला है। चालक और कुचालक के बीच वाला है। अब अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझो। अर्धचालक दो तरह के होते हैं। अर्धचालक कितने तरह के होते हैं? दो तरह का होता है। एक होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक चीजें फील होगा, कहानी की तरह समझ आएगी, बस वीडियो को बिना भगाए देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, निज अर्धचालक क्या है? निज का मतलब निजी, निजी का मतलब अपना खुद का, ठीक है। हमें बाहर से कोई चीजें मिलाने की जरूरत नहीं है। तो निज अर्धचालक क्या होता है कि एक ऐसा शुद्ध अर्धचालक होता है जिसमें कोई इंप्योरिटी यानी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, बाहर से कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। अगर जैसे सिलिकॉन का अर्धचालक है तो केवल सिलिकॉन ही दिखेगा, कहीं भी कुछ और नहीं दिखेगा। सिलिकॉन 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 समझ रहे हो ना? तो हर जगह सिलिकॉन ही दिखेगा, सिलिकॉन ही दिखेगा, कोई और चीज नहीं मिलेगा इसमें। तो कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि को अपद्रव्य भी कह सकते हो, ठीक ना, इसमें नहीं मिली होती है, निज अर्धचालक कहलाती है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गया, निज अर्धचालक होते हैं। एक और बात बता देता हूं, जर्मेनियम हो या फिर सिलिकॉन हो, उनकी संयोजकता संख्या 4 होती है। अब संयोजकता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन कितने तरफ से बॉन्ड बना सकता है, कितने लोगों से जुड़ सकता है? तो सिलिकॉन 4 तरफ से जुड़ सकता है, 1 2 3 4, क्योंकि इसके बाह्य कोश में बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितना? 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 तरफ से जुड़ सकता है। जैसे यही सिलिकॉन ले लो ना, देखो सिलिकॉन इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है। इस सिलिकॉन को लो, इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, उधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है। समझ आई मेरी बातें? और सिलिकॉन के पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। ये इस वाले सिलिकॉन का है, ठीक है। इस वाले सिलिकॉन का 1 2 3 4। ये देखो, ये इससे जुड़ गया है, ये इससे जुड़ गया है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, हो गया ना चौतरफा। इधर वाले को देखोगे, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, और इधर कोई सिलिकॉन रहा होगा,
ये वाला उससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, सब लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, इस तरह के अरबों खरबों सिलिकॉन होगा जो एक दूसरे से क्रिस्टल के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बंध बनाए हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन व्यस्त हैं, बिजी हैं बॉन्ड बनाने में। कोई भी इलेक्ट्रॉन फालतू का आवारा खाली नहीं है। समझ आए मेरी बात है? कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खाली है ही नहीं, जब बिजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्योंकि करंट कब बहता है, धारा कब बहता है? जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो। मुक्त का मतलब खाली हो। खाली का मतलब समझ रहे हो? एकदम मुक्त हो, एकदम रिलैक्स होकर के पड़ा हुआ है। मुक्त का मतलब होता है जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से इधर जब जाएगा तो उधर से धारा बहेगी। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो उसके उल्टी दिशा में क्या बहेगी? धारा। लेकिन यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई भी मुक्त नहीं मिलेगा। अगर टेम्परेचर इसका 0 केल्विन होगा तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन बिजी होंगे। अब बिजी होने की वजह से क्या होगा कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन यानी अगर कोई एक बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। कोई एक बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। उच्च ताप, उच्च ताप पे हम इसे गर्म करते हैं। जब ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो जानते हो लगभग 10 घाते 9, लगभग 10 घाते 9 का मतलब अरबों खरबों में जो सिलिकॉन है उनमें से कोई एक सिलिकॉन टूटता है रे मेरे भाई। अरबों खरबों सिलिकॉन में से कोई एक सिलिकॉन टूटता है। सोचो, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। अब टेम्परेचर देने के लिए भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत तामझाम करना पड़ेगा कि नहीं? तुम्हारे पैसे खर्च होंगे बहुत ज्यादा। समझ आई मेरी बातें? थोड़ा सा इसकी चालकता बढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा, है कि नहीं तामझाम? तो जब इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, कोई एकाक ठो बॉन्ड टूट जाता है और वो टूट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन आया उसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वो भी सोचो अरबों खरबों में से कोई एक टूटा, ऐसा भी नहीं कि बहुत टूट गया। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन टूटा, जिससे क्या फायदा मिलेगा यार? कुछ नहीं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली जगह बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? एक खाली जगह बचेगा। इस खाली जगह को बोला जाता है कोटर। इस खाली जगह को क्या बोला जाता है? कोटर। क्या बोला जाता है बच्चा? कोटर कहा जाता है, धनावेशित होता है। ठीक है, कोटर क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, अब ये खाली जगह जो है इसको कोटर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो खाली है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, इस तरह से घूमता रहेगा। जब इस तरह से घूमता रहेगा तो क्या होगा? थोड़ी बहुत इसकी चालकता बढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या होगा? ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा, और जिधर करंट फ्लो करता है उधर ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ आए मेरी बातें? तो यहाँ पे क्या होगी? थोड़ी बहुत चालकता बढ़ जाएगी। अब थोड़ी बहुत चालकता बढ़ जाएगी यार, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा अर्धचालक इसे नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें बहुत खर्च आ रहा है। इस अर्धचालक को बनाने के लिए बहुत खर्च आ रहा है। पुराने जमाने के अगर टीवी को देखो तो पुराने जमाने टीवी का जो शीशा होता था, पुराने जमाने वाले टीवी को अगर ध्यान से देखो तो पुराने जमाने का जो शीशा होता था बड़ा एकदम ऐसे चौड़ा होता था, और पिछुआ की तरफ फ्यूज लगा रहता था। इस तरह से पीछे की ओर फ्यूज लगा रहता था। समझ आई मेरी बातें? वो क्या होता था? उसे हीट करना पड़ता था, गर्म करना पड़ता था। पुराने जमाने का जो कंप्यूटर हुआ करता था ना, आपको बताऊंगा तब चौंक जाओगे कि जो मेरा इतना बड़ा स्टूडियो है ना, इतना बड़ा तो कंप्यूटर होता था, इतना बड़ा एक घर के बराबर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्यूज लगता था। सेमीकंडक्टर अर्धचालक के जगह पे क्या लगता था? एक फ्यूज लगता था, जिसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था। समझ आई मेरी बातें? जिसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था। लेकिन जब धीरे धीरे भाई रिसर्च हुई, खोजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये चीजें हट गई। आजकल का टीवी देखते हो एकदम प्लेन रहता है, कितना पतला सा रहता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, अच्छा खासा सेमीकंडक्टर। कौन वाला? एन टाइप, पी टाइप वाला। ठीक है, अभी हम उसको समझेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ आया कितनी गड़बड़ी है? ठीक है, तो हम सोचते हैं कि इसमें बहुत तामझाम है। अब हमारे दिमाग में आता है कि क्या कोई ऐसा अर्धचालक बनाया जा सकता है क्या जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने वाला तामझाम ना हो, आसानी से वो सेमीकंडक्टर का काम कर सके, मस्त अर्धचालक जैसा काम कर सके, उसमें बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं भी ना पड़े, और उसकी चालकता भी अच्छी खासी मिल जाए। तो फिर बाद में दिमाग लगाया गया तो पता चला कि हम एक बाह्य अर्धचालक बना सकते हैं। अब बाह्य अर्धचालक का मतलब होता है अच्छा खासा अर्धचालक। अब बाह्य का मतलब होता है कि बाहर से अब हम कुछ ऐसी चीजें डालेंगे, बाहर से कुछ हम इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धि डालेंगे, जिसकी वजह से वो हमारा अच्छा खासा अर्धचालक का काम करेगा। इसलिए बाह्य अर्धचालक
बाह्य इसलिए इसके नाम में देखो बाह्य लगा है। बाह्य का मतलब होता है बाहर से कुछ डाली जाएगी, बाहर से कुछ डाली जाएगी। तो अर्धचालक दो तरह का होता है, एक निज होता है, निर्ज मतलब बता दिया, जिसमें कुछ इंप्योरिटी नहीं होती है। अब बाह्य में क्या होता है, इंप्योरिटी मिलाई जाती है। इंप्योरिटी का मतलब अपद्रव्य, अशुद्धियां, ठीक है। अब अशुद्धियां जो मिलाई जाती है वो दो तरह की अशुद्धियां मिलाई जाती है, ठीक है। एक अशुद्धि मिलाई जाती है जिसकी संयोजकता 5 होती है, और एक अशुद्धि मिलाई जाती है जिसकी संयोजकता 3 होती है। तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को जब मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है, और 3 संयोजकता वाले अशुद्धि को मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है। अब ये क्या है आगे जाकर के और डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अभी जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ, ठीक है। तो इसकी वजह से दो तरह का बाह्य अर्धचालक जो है इस तरह से दो कैटेगरी में बट गया, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव यानी नेगेटिव टाइप अर्धचालक, और पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। तो अब हम चलते हैं बाह्य अर्धचालक को समझने के लिए। तो बाह्य अर्धचालक की तरफ जब हम चलेंगे तो क्या है, एक एन टाइप अर्धचालक होता है और एक पी टाइप अर्धचालक होता है, एक पी टाइप अर्धचालक होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही से बना दिया है, ठीक है, ताकि हमारा समय बच सके। तो इस तरह से मैंने सिल्वर बहुत सारा ले लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन टाइप वाले में क्या होता है कि जब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य यानी अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ठीक है, अल्प मात्रा में जब मिलाया जाता है तब एन टाइप अर्धचालक बनता है। अब ये करता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देख के खुश हो जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से क्या है तुम्हारे पास सिलिकॉन है, ठीक है। अब तुमने बाहर से क्या मिला दिया, मान लेते हैं फॉस्फोरस की अशुद्धि मिला दी, फॉस्फोरस की क्या मिला दी, अशुद्धि मिला दी। तो फॉस्फोरसवा क्या करता है ना कि बीच में जाकर के कहीं ना कहीं धंस जाता है। फॉस्फोरसवा क्या करता है, इन लोगों के बीच में कहीं जाकर के, जैसे नहीं होता भीड़ में जाकर के खड़े हो जाना, ठीक है, उस तरह से भीड़ का हिस्सा हो जाता है। ये बहुत सारे सिलिकॉन है, उस किसी सिलिकॉन के बीच में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, बीच में जाकर के इस तरह से बीच में जाकर के अड़स जाता है इस तरह से, और ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। फास्फोरस क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और फास्फोरस की संयोजकता कितनी है, 5 है। 5 का मतलब है फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो जाएंगे जुड़ने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन 4 तरफ से जुड़ता है। इसलिए फास्फोरस क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से जुड़ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से जुड़ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से जुड़ गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया गुरु, एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, क्योंकि अभी किससे जुड़े, चारों तरफ से जुड़ रहे हैं केवल। तो 5 इसमें बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, इस वाले में 5 बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया। अब इलेक्ट्रॉन जो खाली बच गया ये मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब समझ रहे हो ना, फ्री, फ्री माइंड, एकदम फ्री माइंड। कहता है भाई एकदम दबा के हम जहां मन तहां घूमेंगे, फ्री है, हमको तो कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह का फास्फोरस एक ठो थोड़ी ना, इस तरह का इतने में हमें एक ठो दिखाया, तो बहुत सारा अरबों खरबों सिलिकॉन होगा, तो उसमें से इस तरह का फास्फोरस कई जगह पे अड़सा होगा ना। अल्प मात्रा में डाले होगे तो अल्प मात्रा में, यानी अगर तुम 1 मोल फास्फोरस भी डाले होगे तो बाप रे बाप अरबों खरबों में फास्फोरस घुस गया ना उसमें। समझ आई मेरी बातें, यानी कहने का मतलब अगर इतना सिलिकॉन है तो इतना भी फास्फोरस डाल दिए तो बहुत हो गया। तो इस तरह के काफी सारे इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, इस तरह के काफी सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। कुछ यहाँ पे मान लो अगर फास्फोरस रहा होगा तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहा होगा। समझ आई मेरी बातें। तो इस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन झूम बराबर झूम सराबी करते हुए इधर उधर घूमने लगे, ठीक है, इधर उधर घूमने लगे, टुई 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 टुई, इस तरह से जहां मन तहां घूमने लगे, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी चालकता बढ़ गई अच्छी खासी, हमें कोई टेम्परेचर देने की जरूरत भी नहीं पड़ा, केवल नॉर्मल सा एक अशुद्धि मिलानी पड़ी। मजा आया, नॉर्मल सी एक अशुद्धि मिलानी पड़ी, जिसकी वजह से इसकी अच्छी खासी चालकता बढ़ गई और हमें अच्छा खासा अर्धचालक मिल गया। और इस अर्धचालक का नाम दिया गया एन टाइप। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचा था वो इलेक्ट्रॉन बचा था, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे बोला गया नेगेटिव टाइप, इसलिए इसे बोला गया नेगेटिव टाइप अर्धचालक। अब बताइए समझ आया या नहीं, मजा आया, पक्का ना, बहुत बढ़िया। अगर आप चैनल पे नए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। अब आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर करा के दिखाऊंगा बोर्ड एग्जाम में। बस आप मेरे को फॉलो करो, बस आप मेरे को फॉलो करते रहिए और जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ते रहिए, ठीक है। अब पी टाइप अर्धचालक में होता क्या है मेरे भैया, कि इसमें क्या होता है, 3 संयोजकता वाली अपद्रव्य को मिलाया जाता है। इसमें क्या होती है, तीन संयोजकता वाले अपद्रव्य, जैसे एल्युमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, इनको जब मिलाया जाता है गुरु, तो उसके बाद क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। कैसे, आइए दिखाता हूं मैं इसे। अब दोस्तों इस डायग्राम को देखो फिर से, यहाँ पे अब इस डायग्राम को देखो, ये सिल्वर का क्रिस्टल है दोस्तों। अब बीच में मैंने क्या कर दिया, एल्युमिनियम का अपद्रव्य डाल दिया। क्या डाल दिया,
एल्यूमिनियम का मैंने अपद्रव्य मिला दिया, जिस तरह से एल्यूमिनियम कहीं जाकर के इकट्ठा हो गया। अब लेकिन दिक्कत की बात यह है कि एल्यूमिनियम के पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जुड़ने के लिए, यानी 3 तरफ से ही जुड़ सकता है। यानी एक तरफ से इधर से जुड़ गया, कि इधर से जुड़ गया, कि इधर से नहीं जुड़ पाएगा, तो यहाँ पे खाली जगह होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही संयोजकता है, तो यहाँ पे खाली है। खाली जो जगह होता है इसे कोटर कहते हैं, और कोटर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बताया था ना मैंने, कोटर क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बन नहीं पाएगा। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या करता है, इधर उधर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छलांग मारता है, ये यहाँ से छलांग मार करके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ जैसे ही आएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा, यहाँ खाली होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसको भरने के लिए कोई और आ जाएगा। मान लो ये वाला यहाँ पहुंच गया, तब तक यहाँ खाली हो चुका होगा। इसको भरने के लिए कोई और आ गया, तब तक यहाँ कहीं और खाली हो चुका होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर करते रहेंगे और मस्त एकदम पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बार बार खाली जगह आ रहा है, और खाली जगह धन आवेशित होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसे पी टाइप अर्धचालक यानी पॉजिटिव टाइप अर्धचालक बोला गया। अब बताओ, दिल से, ईमानदारी से, कितनी फेफड़ा गुर्दा सबकी कसम खा करके बोलो कि क्या समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। मैंने शुरू में ही बोला था ना कि रटाऊंगा नहीं। अगर आपको कहीं रटना पड़े तो जाके कमेंट बॉक्स में आप गाली दे दो, लेकिन आप भरोसा करके मेरे ऊपर एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि रट के जाओगे तो भूल जाओगे, लिख नहीं पाओगे, और सीखे रहोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार कर लोगे। समझ आई मेरी बातें? अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया होगा, ये चीज एकदम अच्छे से फील हो गई होगी, तो अब चलते हैं हम लोग दोस्तों पी यंग संधि डायोड की तरफ। पी यंग संधि डायोड क्या? अब पी एन संधि डायोड क्या होता है उसे ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। पी एन संधि डायोड क्या होता है ध्यान से समझो। यहां पे मान लो मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, एक बॉक्स में क्या किया, एक तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया और एक तरफ कोटर कर दिया। कोटर का मतलब होता है खाली। जो कोटर होगा वो धन आवेशित होगा, और जो डॉट डॉट किया हूं इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित होगा, और ऋण आवेशित वाले को हम बोलते हैं एन टाइप। हाँ या ना में जवाब? एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव टाइप, एन टाइप अर्धचालक। धन यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइप यानी पी टाइप अर्धचालक। तो मेरी बात को सुनने की कोशिश करिए, समझिए मेरी बात को। यहां पे मैंने इस तरह से डब्बा लिया, ठीक है। अब यहां हुआ क्या कि मैंने क्या किया, एक तरफ माइनस रख दिया और एक तरफ प्लस रख दिया। प्लस का मतलब डॉट डॉट, प्लस वाला जो एकदम खोखला वाला दिख रहा है, खोखला 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 खोखला, टकला नहीं, खोखला, खोखला वाला जो दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पी टाइप। और जो एकदम भरा हुआ दिख रहा है वो एन टाइप है, यानी इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है। माइनस का नेचर होता है प्लस वाले की तरफ जाना, क्योंकि प्लस मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। मान लेते थोड़ी देर के लिए ये वाला प्लस लड़का है, ठीक है, तो ये भी लड़का, क्या दोनों लड़का एक दूसरे से शादी करना चाहेगा? कि गौरी धत तेरी की लड़का लिखा कैसे बिया करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे। लेकिन अगर यहीं पे प्लस रख दिया जाए और यहाँ माइनस रख दिया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, कहेंगे हाँ रिश्ता मंजूर है, कर दीजिए जल्दी, कहेगा बिल्कुल हम रेडी हैं, जल्दी दिन ठिकान रखिए। समझ आई मेरी बातें? तो कहने का मतलब समझ आ रही है मेरी बातें? तो उसी तरह ये जो माइनस है, ये निगेटिव जो है, ये जो भैया जो निगेटिव है, निगेटिव की तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। जब निगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आने की वजह से यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव। ये जब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर तो यहाँ खाली जगह हो जाएगा, खाली जगह यानी कोटर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो यहाँ भर गया, भरने का मतलब यहाँ निगेटिव आ गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ निगेटिव आ गया और यहाँ खाली जगह आ गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया तो भर गया इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से निगेटिव आ जाएगा और यहाँ खाली जगह हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव का एक यहाँ पे इस तरह से एक क्राइटेरिया सेट हो जा रहा है। यहाँ पे एक बॉर्डर बन रहा है, यहाँ पे कुछ दूरी पे एक बाउंड्री क्रिएट हो जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का। इतनी बात आपको समझ आ रही है? जब पूरी तरह से यहाँ धनावेश भर जाता है, यहाँ ऋण आवेश भर जाता है, तो इस वाले पूरे एरिया को, इस क्षेत्र को बोला जाता है अवक्षय परत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवक्षय परत बोला जाता है। परत मतलब परत, समझ रहे हो ना, एक लेयर, ठीक ना, एक लेयर बन जाता है जिसे पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लस माइनस इधर उधर होने की वजह से क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा जो ई इंटू डी होगा। ई क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ई इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। भी क्या है, विभव है, विभवांतर है। यहाँ पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इस संधि डायोड का यहाँ पे आपको एक संधि डायोड का प्रतीक दिया हुआ है, ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप संधि डायोड एकदम अच्छे से फील हो गया होगा, दूसरे को भी समझा दोगे तुरंत, इतनी इजी तरह से मैंने समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सब कुछ समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।